सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। सो देखिए, अभी तक हमने एलपीपी चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 12 है उसके अंदर हमने क्या देखा है कि आप ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। सेकेंड थिंग इज वॉट कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है जैसे ये है हमारे पास, तो उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। और उसके बाद जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था पिछले क्लास में कि हमारे पास अनबाउंडेड पोर्शन था, तो अनबाउंडेड पोर्शन की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है। ठीक है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, मेरा मेन फोकस अब क्या है कि स्टेटमेंट को इक्वेशन सोल्व करना। इक्वेशन से आप आगे सोल्व इजीली कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो पहले मेरा फोकस रहेगा कि इसको मैं इक्वेशंस में कन्वर्ट कैसे करूँ। मैंने आपको बताए थे 3 पॉइंट्स, सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि आपको फाइंड क्या करना है वो पहले निकाल लो, उससे हमारे पास क्या निकल जाएंगे, एक्स और वाई निकल जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको कि आप एक तो मैंने पॉइंट बताया था यूनिट्स को हम क्या करेंगे इक्वल, और थर्ड एक जो पॉइंट बताया था वो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट देख लो। इट मीन्स मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा है क्या वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। बोल रहे कि मेरा पहला देखो, कोशिश करो कि आप पहले डिटरमाइन ढूंढ लो, डिटरमाइन है कहाँ पर। डिटरमाइन फाइंड करके कुछ भी मिलेगा। तो 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, ठीक है, 25 ग्राम ऑफ फैट। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द, जैसी फाइंड डिटरमाइन दिखा मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। और इसको अंडरलाइन करने से क्या होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास x क्या होने वाला है और y क्या होने वाला है। जैसे मुझे x और y मिले, काम खत्म। फाइंड द मैक्सिमम, मतलब मेरे पास किसका क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। अंडर ऑफ केक्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, मतलब आपको क्या फाइंड करने हैं, आपको केक्स निकालने हैं। तो आपके पास केक्स है ना, तो केक्स या तो 2 टाइप के होंगे, टाइप 1 टाइप 2, या केक ए और बी होंगे। वो पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। Which can be made from 5 kg of flour, 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of other ingredients used in making the cakes. तो केक्स है, इट मीन्स मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई कि केक्स है और हमें फाइंड करने हैं 2 चीज़ें। तो केक 1 हो गया और केक 2 हो गया। केक 1 हो गया और केक 2 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट, लेट केक 1 विल बी x यूनिट्स, लेट केक 2 विल बी y यूनिट्स। तो अभी तो मैं समझने के लिए यहाँ पे x लिख देता हूँ और यहाँ पे y लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन दोबारा से, प्रॉफिट देखेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना है। देखो कि अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा रखा मिलेगा आपको, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। और आप इजीली से अगर आपने इक्वेशन सही से बना दिया तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 काइंड ऑफ केक, तो हमारे पास ये 1 काइंड हो गया। रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, तो हमारे पास 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, तो हमारे पास ये फ्लोर हो गया। ठीक है, ठीक है, आटा चून वगैरह जो भी है। तो 25 ग्राम ऑफ फैट, तो अभी टाइप 1 की ही बात चल रही है। बोल रहा है ये हमारे पास 25 ग्राम हमारे पास क्या लेगा, फैट लेगा। ठीक है, यूनिट ध्यान देना, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, अनदर काइंड रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम। बोल रहे कि 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर से बना है। बोल रहे जो केक बने हैं ना हमारे पास, वो 5 किलोग्राम से तो हमारे पास आटे से बने, फ्लोर से बने हैं, और 1 किलोग्राम हमारे पास फैट होना चाहिए। एक बात सोचो, मैं हूँ केक बनाने वाला, मैं केक बनाता हूँ, मैं केक बना के बेचता भी हूँ, खाता भी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 5 किलोग्राम 5 kg मेरे पास क्या है, फ्लोर है, और 1 kg मेरे पास फैट है, और मुझे 2 टाइप के केक बनाने हैं। ठीक है, तो 5 किलोग्राम से तक ही आटा यूज़ कर सकता हूँ, फ्लोर यूज़ कर सकता हूँ। क्या मैं 5.5 किलो अगर मुझे चाहिए, सपोज मुझे 6 किलो चाहिए, तो क्या मैं 6 kg यूज़ कर सकता हूँ फ्लोर? नहीं यूज़ कर सकता। इट मीन्स या तो आप 5 kg यूज़ करो या 5 किलोग्राम से कम यूज़ करो। फैट की बात करूँ सेम, अगर या तो आप 1 kg फैट यूज़ करो या 1 kg से कम यूज़ करो, मतलब आप 1.1 kg भी यूज़ नहीं कर सकते। वही तो बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। फ्लोर मेरे पास टोटल 5 kg है, ये प्रॉफिट नहीं बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बताऊं गलतियां कहाँ होती है, बच्चे सिर्फ नंबर पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा कुछ अलग सा दिखा, इसको प्रॉफिट बना देंगे। नहीं, नंबर नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपको 6 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है।
मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सिर्फ उनका मतलब समझो, रटो मत, उतना मतलब समझो। मैंने आपको 5 क्वेश्चन भी अगर करा दिए तो समझ लेना मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए। तो 5 किलोग्राम आपको फ्लोर चाहिए, आपके पास है इतना टोटल, और 1 किलोग्राम आपके पास फैट है। फ्लोर आपके पास टोटल कितना है? 5 kg, 5 kg, kg, रिपीट कर रहा हूँ, kg, जी, ग्राम में और किलोग्राम में हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी यहाँ पे। 1 किलोग्राम ऑफ फैट, फैट हमारे पास कितने किलोग्राम में है? 1 किलोग्राम में है। अब हमारे पास प्रॉफिट तो मिला ही नहीं हमें, प्रॉफिट कहाँ गया? एज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज, हमारे पास कमी नहीं पड़नी चाहिए। मैं इतने केक बनाऊं कि मुझे कमी नहीं पड़नी चाहिए, मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए। सपोज मैं केक बना रहा हूँ, मेरे पास 5 किलोग्राम आटा है, फ्लोर है, 1 किलोग्राम हमारे पास फैट है, और मुझे केक बनाने हैं केक 1 और केक 2, मतलब x और y, इतने केक बनाऊं ताकि मेरे पास कमी ना पड़े। तो क्या हुआ? प्रॉफिट क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? x + y आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि मुझे कम से कम कितने केक बनाने पड़ेंगे मुझे ताकि प्रॉफिट रहे। समझो बात का मतलब, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रहा है इस बार हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? z विल बी x + y। इतना केक हमें बनाना पड़ेगा। कितना केक बनाना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सपोज मेरे पास आंसर आ गया 30, इन दोनों को ऐड करना, x और y वैल्यू निकाली, 30 आ गया। मतलब मुझे 30 केक तो बनाने ही, मेरे पास 30 केक बन जाएंगे। 5 किलोग्राम आटे में, फ्लोर में, 1 किलोग्राम फैट में, इतना हमारे पास ये होगा, इतना हमारे पास ये होगा, सब कुछ ये चीज़ें क्लियर है। क्वेश्चन का ब्रीफ समझ में आ गया। अब तो क्वेश्चन बचा ही नहीं है कुछ। जैसे ही हमने ये किया तो मैं क्या करूँगा? इक्वेशन बना दूंगा। देखो इक्वेशंस के बाद तो आई थिंक सो कि आप कर लोगे। तो अब आप इसको बॉक्स बना देना, ठीक है? तो बॉक्स देखो कैसे बनेगा, देखो लिखना कैसे है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले लिखोगे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव है क्या। मैं केक बनाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम मेरे को शॉर्टेज ना पड़े, मेरे को कमी ना पड़े, तो इतनी हो गया। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, मतलब क्या क्या कंडीशन लगी हुई है कि भाई आपके पास केक 1 में 200 ग्राम, मतलब x 200x, और 100 ग्राम आपके पास ये होना चाहिए फ्लोर, और ये दोनों मिला के जितना भी दोनों केक में डालोगे तो ये फ्लोर की जो क्वांटिटी है ये हमारे पास 5 किलोग्राम से कम ही होगी, 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगी। इट मीन्स लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन ये ग्राम में, ये ग्राम में, ये किलोग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000, तो 5000 ग्राम से कम होना चाहिए, या इक्वल हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता। सेकंड 25, x 50, y लेस देन इक्वल टू 1 kg, तो कितना हो गया मेरे पास ये 1000, क्योंकि ये भी ग्राम में, ये भी। मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, देखो तीनों में डिटरमाइन क्या करना है मैंने पहले वो लिखा। सेकंड पॉइंट प्रॉफिट क्या है वो हमारे पास ढूंढ नहीं पाए, तो हमने लास्ट में जब पढ़ा तो स्टेटमेंट प्रॉफिट निकल गया। थर्ड पॉइंट यूनिट्स, यूनिट देखो मैंने बैलेंस किया यूनिट्स को, ग्राम ग्राम किलोग्राम, ग्राम ग्राम ग्राम, ठीक है, इस तरीके से। तो तीनों पॉइंट्स आपके काम के हैं। और एक पॉइंट तो आपको पता ही है कि आपके पास ये जो x और y हैं ये कभी भी मेरे पास लेस देन 0 तो होने वाले नहीं है। इट मीन्स क्या होंगे? ग्रेटर देन 0। भाई जो भी आप केक यूज़ करोगे, केक कभी नेगेटिव में होंगे क्या? केक नेगेटिव में तो नहीं होंगे ना। इट मीन्स वॉट, कि आपके पास x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका हमें क्या करना है? सोल्व करना है। सो लेट वी सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिएगा,
सो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, अब हमें इसको ग्राफिकल सोल्व करना है। तो ग्राफिकल देखो काफ़ी सिंपल है, हमने क्या माना, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, ऑब्जेक्टिव था, और क्वेश्चन हमारे पास किसका था, मैक्सिमाइजेशन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमाइजेशन। तो सोल्व करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन में जो आपको ग्राफ अंदर से कट होगा, ठीक है। तब तक आप ये समझो, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है हमारे पास, देखो 200x 100y इज इक्वल टू 200x प्लस 100y इज इक्वल टू 5000। मैं एक काम करता हूँ ना, तो 100 कॉमन निकाल कट कर देता हूँ, 1020 1020 1020। क्या मैं कट कर सकता हूँ वैसे? बिल्कुल कट कर सकता हूँ। तो क्या बचेगा मेरे पास, 2x y बचा और इज इक्वल टू 50। हमने इसको क्या माना था, लेट। तो इसकी मैं क्या बनाऊंगा, इस तरीके से टेबल। तो टेबल बनाने के बाद देखते हैं x और y, जब x 0 डाला तो y कितनी आ गई, और जब y 0 डाला तो x कितना आ गया, 25, है ना। 2x इज इक्वल टू 50, तो 25, ठीक है। और चेक भी साथ साथ कर लेते हैं। तो चेक करने पे क्या होगा, 0 0 डालो इसके अंदर, 0 0 डाल दो, तो 0 प्लस 0 और हमारे पास क्या बन गया, 5000। क्या हमारे पास ये ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है? ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो इसका तो काम हो गया। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन का। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो ये सिंपल है और इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं। सिर्फ जो बच्चा यहाँ तक आधे 70% बच्चे ना यहीं पे कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। जब यहाँ पे कोई गलती हो गई साइंस में, तो आगे तो सब कुछ गलत होना ही होना है। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 25x प्लस में 50y इज इक्वल्स टू में 1000। मैं इसको क्या करने वाला हूँ, देखो स्टार्टिंग में हम लेट मानेंगे क्योंकि हमें तो एक ग्राफ बनाना है ना। तो जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया तो हमारे पास क्या हो गया, ये x ये y, 0 डाला। जैसे ही 0 डाला तो ये हट गया। 50 को एक काम करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, 50 को काटो, 1000 अपॉन में 50, तो एक से एक कटा, 5 1 जा 5, 20 जा 100, तो 20 हो गया। अच्छा मैंने y को 0 डाला तो ये हो जा, तो 1000 अपॉन में 25 बना, ये 1000 अपॉन में 25। समझ में आया या नहीं? तो 25 4 जा और 0 का 0, तो मीन्स 40 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, 12th क्लास के बच्चे हो चुके हो, ये तो हो जाएंगे आप लोगों से। अब इसको भी हम चेक कर लेते साथ साथ, वरना बाद में चेक करना पड़ेगा। ओरिजिन पे चेक करेंगे। अच्छा करो जा चेक। जैसे मैंने चेक करने को कहा 0 0, तो ये वाली इक्वेशन 0 प्लस 0 हमारे पास क्या हो गया, लेस देन 1000। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये भी ट्रू आ गया, सत्य वचन। जैसे हमारे पास ट्रू आया तो अब मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये हमने इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश की। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। जैसे ही x एक्सिस y एक्सिस आए तो देखो 0 25 0 40 मीन्स 40 तक है। तो हम क्या करेंगे, 10 20 30 40, 10 20 30 40। नीचे देखो 50 0 20 0 मीन्स 50 तक है, तो 10 20 30 40 50 40 30 और ये 10, ठीक है। तो क्या मैं इसको ग्राफ को प्लॉट कर दूं? तो जैसे ही मैं करूंगा कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 0 और 50, तो y की वैल्यू 50 है ना, तो इसको हमने 0 रखा 50 रखा, इसको मैंने कोऑर्डिनेट a बोल दिया। बस आप लिखेंगे प्रॉपर्ली कि कोऑर्डिनेट्स आर a कोऑर्डिनेट इज b कोऑर्डिनेट इज, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, a। इसको मैं थोड़ी देर के लिए b बोल देता हूँ, इसको c बोल देता हूँ, इसको d बोल देता हूँ। 25 0, x की वैल्यू 25, x 10 20 25, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 25, और इसको मैंने क्या बोल दिया b। हमारे पास देखा इक्वेशन में इक्वलिटी भी है, तो इक्वलिटी अगर है तो इट मीन्स हमारे पास जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो भी इस यहाँ से पास होती हुई। कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन। तो 200x प्लस 100y, देखो विजिबल हो रहा है तो ठीक है, और विजिबल नहीं हो रहा तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाना आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। 0 20, तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, ये हो गया c कोऑर्डिनेट, और d वैल्यू क्या है मेरे पास 40 0, तो हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। और जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये वाली कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, सेकंड वाली, 25x प्लस 50y लेस देन हमारे पास कितना आ गया 1000 आ गया।
अब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट देखो, हमें फोकस करना इस पर। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ट्रू होगा, हमने डाला ओरिजिन, ओरिजिन डालने पे हमने डाला ओरिजिन और ये हमारे पास सत्य निकला, तो स्टेटमेंट इसके इधर वाला ही पोर्शन हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होता तो अपोजिट वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये लाइन थी, इसको हमने इधर ड्रॉ कर दिया और इसको हमने इधर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली इसको हमने इधर ड्रॉ कर दिया। नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला पोर्शन हो जाएगा। और हमारे पास ये वाला, हमें क्या देखना है, जो कॉमन आएगा। लेकिन अभी एक तो बची गया, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये हमारे पास इधर और ये हमारे पास इधर। तो इसका मतलब तो हमारे पास हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। ये अगर 4 क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया मेरे पास। अब इन चारों पोर्शंस में, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है, दिस वन। क्या मैं कह दूं कि हमारे पास ये पोर्शन जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास देखिए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, C, ये हमारे पास O मान लेते हैं, इसको B, तो इसको मैं मान लेता हूँ E। तो हमारे पास 5 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो शेडेड रीजन या फिर मैं कहूँ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कौन सा होगा, देखिए फिजिबल रीजन अलग है, फिजिबल सॉल्यूशन अलग है, ऑप्टिमल रीजन अलग है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अलग है। तो चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। तो फिजिबल रीजन क्या हो गया, OCEB। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग हमें इन चारों पॉइंट्स में जो वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ। देयरफॉर O कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, 0 0 है, मुझे इस पर चेक करना नहीं होगा वैसे। C कोऑर्डिनेट क्या है, 0 20, अरे C कोऑर्डिनेट क्या है, 0 20। E कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, नहीं पता, हमें इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अगर ग्राफ में बनाओगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, बट हमें ऐसा सोल्व करना पड़ेगा। B कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, 25 एंड 0। तो मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा, E कोऑर्डिनेट। वही 10th क्लास वाली बात, 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं सिंप्लीफाई यहाँ कर देता हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन जब मैंने ये तो अरे 200, 100 और 5000 था, जब 2 2 0 कट कर दी तो ये वाली इक्वेशन बची थी मेरे पास, 2x + y = 50। दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, 25x 50y = 1000। मैं एक काम करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को ना 25 से डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा इक्वेशन, और कोई बात नहीं है। वरना फिर इसको 50 से गुना करके तब करो तो बात बराबर पड़ने वाली है। तो देखिए ये वाली इक्वेशन देखिए, 25 से 25 कटा, x 25 2 जा y 25 4 जा 100 और 0 0 तो 40। ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2x + में y = 50। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, देखो ये तो आप सोल्व कर सकते हो। इसको मैं ना थोड़ा स्पेस की दिक्कत होती है, तो मैं इसको रब करके वापस नहीं देता हूँ सही दोनों इक्वेशन को। तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो इस वाले पार्ट को, ये चीज़ सोल्व करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन होगी मेरे पास, x + 2y = 40, नंबर 1 इक्वेशन। और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। तो अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है। ये किया, माइनस 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 कटा, x में से 4x गया, माइनस का 3x, 40 में से 100 गया, माइनस का 60, x से x गया, माइनस से माइनस गया, 3 20 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट कर दो यहाँ पे 20। जब 20 उधर गया तो 40 में से 20 गया तो 20, 20/2 10। समझ में आ रही है बात, भाई यहाँ पे 20 डाल दो, = 40। तो 20 उधर गया तो 40 में से 20 गया तो 20 बचा, फिर 20/2 10 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 10। मतलब कुछ नहीं, ये जो कोऑर्डिनेट आया मेरे पास ये 20 और 10 आया। x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू मेरे पास 10। कितनी है, 10। तो मुझे चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मुझे फाइंड करना है z, लेकिन मुझे ध्यान देना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन पे, मुझे मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, देखिएगा, क्या मैं कह दूं कि जब इसके अंदर हम z की वैल्यू सोल्व करेंगे, x + y 0 + 0, हमारे पास z x + y है ना, बस इसको याद रखो, इसको याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही है, हमें मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट सब कुछ वही देने वाला है।
सो ठीक है, z हमारे पास इसके अंदर कितना है 0 + 20 तो 20 हो गया। z कितना आ गया हमारे पास 20 + 10 30 आ गया, और 25 + 0 कितना आ गया मेरे पास 25 आ गया। तो हमें जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम मिल रही है, इट मीन्स वॉट कि जब आप, अब समझो मेरी बात, हिंदी का मतलब हिंदी में समझो, जब आप 20 केक तो बनाओगे केक 1 वाले टाइप, 20 केक बनाओगे केक 1 टाइप, 10 केक बनाओगे केक 2 टाइप जो केक सेकंड टाइप का था, तब हमारे पास 5 किलोग्राम आटा या 5 से थोड़ा कम, या और फैट कितना था मेरे पास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से कम करोगे तब हमें सबसे ज़्यादा बेटर मिलेगा। मीन्स ये 30 हमारे पास क्या मिल रहा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि 30 इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये है हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये है हमारे पास फिजिबल रीजन, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन वो रीजन है, एक एरिया है, एक जगह है जो हमारे पास शेडेड पोर्शन से कवर कर रहा है। ये पॉइंट्स वो हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे ये 4 पॉइंट्स फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास वो हो जाएगा जो हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये बाउंडेड है अनबाउंडेड, बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है। सो आप लिख देना बाद में कि लास्ट में स्टेटमेंट देखो लिखना ज़रूरी है। केक 1 टाइप 30 केक्स, सॉरी 20 केक्स, एंड केक जो 2 टाइप था हमने माना था 10 केक्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, ठीक है। होप तो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैंने बता रखा है पिछली क्लास में कि कैसे आपको जुड़ना है हमसे। कोई फ़ोटोज़ क्लिक करके आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम क्वेश्चन को अलग तरीके से देखेंगे। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अब इसी बुक का। आपकी बुक है CBSE NCERT में। देखो मुझे सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए। अब क्वेश्चन आप या तो CBSE उठा लो, ये एलिमेंट्स, अगर आपके पास एलिमेंट्स है तो आप एलिमेंट्स में काफ़ी क्वेश्चंस हैं लाइन से लगे हुए हैं। और अगर आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो हमारे पास एक APC करके बुक आती है, उस APC बुक्स में से आप निकाल सकते हो। बट अगर आप NCERT और एलिमेंट्स कर लोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट अगर आपने इन दोनों बुक को ढंग से कर लिया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अब आप जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो ढंग से पढ़ो। बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है वो नट्स बना रहा है और बोल्ट्स बना रहा है, ठीक है। इट टेक्स 1 आवर मशीन A, 1 घंटा ले रहा है मशीन A पे, 3 घंटे ले रहा है मशीन B पर टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन A एंड 1 आवर ऑन मशीन B टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स। तो पैकेजिंग बना रहा है किसके, बोल्ट बना रहा है, मतलब बोल्ट्स बना रहा है, नट्स बना रहा है, किस पर, एक मशीन A पर और एक मशीन B पर, ठीक है। तो ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, प्रॉफिट आ गया, अंडरलाइन कर दो उस वर्ड को, प्रॉफिट को, जहाँ पे प्रॉफिट लिखा है। ₹17.50 पर पैकेज ऑन नट्स एंड 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स, ठीक है। हाउ मैनी, मुझे इसी का इंतजार था। कब मेरे पास हाउ, फाइंड, डिटरमाइन आए, मुझे इसी का इंतजार था। जैसे ही आया मैंने क्वेश्चन ढंग से, अब मेरी आंखें खुल गई सारी, दोनों के दोनों। हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे, मैं कितने पैकेजेस बनाऊं ताकि मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो पैकेजेस किसके बना रहा था वो, मशीन के, नट्स एंड बोल्ट्स के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नट्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, बोल्ट्स। यस और नो। लेकिन नट्स और बोल्ट्स बना रहा है, किस पे बना रहा है वो, मशीन A और मशीन B। देखो नट्स और बोल्ट्स मेरे पास क्या बन गए, X और Y बन गया, क्योंकि वो पैकेजिंग, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी पैकेजेस, और पैकेजेस बन रहे हैं नट्स और बोल्ट्स के, तो ये हो गए मेरे पास X एंड Y। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो, अब तो मजा आने वाला है। अब तो बस लिखना है, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन A एंड 3 आवर्स ऑन वर्क ऑन मशीन B टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। इट टेक 3 आवर ऑन मशीन A, 3 घंटे ले रहा है A मशीन पर जब बोल्ट बन रहे हैं तो, एंड वन मशीन B, इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन A एंड 1 आवर ऑन मशीन B, और 1 घंटा ले रहा है मशीन B पे टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स। ही अर्न्स ए प्रॉफिट, जैसे ही हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, Z। बोल रहे कितना, रुपीज़, देखो रुपीज़ में आ गया, मेरी जो बातें तो वही सब कुछ आ रही हैं। मैंने कहा था 95% क्वेश्चंस में जो हमारे पास प्रॉफिट होगा ना वो Z रुपीज़ के टर्म्स में होगा। पढ़ लो ढंग से पढ़ लो। कितना रुपये, 17.5, दिस इज़ 5
एंड ₹7 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स, तो ₹7 पर पैकेज ऑन बोल्ट्स पे ₹7 प्रॉफिट ले रहा है। एक बोल्ट अगर ले रहा है, बना रहा है, तो ₹7 का प्रॉफिट ले रहा है, और एक नट बना रहा है तो ₹17.5 का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, बोल रहे कि टू मैक्सिमाइज हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर द एटमोस्ट 12 आवर्स ए डे। एटमोस्ट, देखो प्लीज़, जो वर्ड काम का है वही काम का है, मैं सिर्फ वही वर्ड लिखूंगा अब यहाँ पे। एटमोस्ट 12 आवर्स ए डे, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान 12 घंटे काम करेगा। एटमोस्ट 12 आवर्स ए डे। अब वो काम कर रहा है, मशीन ए हो या मशीन बी हो, दोनों पे हमारे पास 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। एटमोस्ट बोला ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, उससे कम कर सकता है। क्वेश्चन क्लियर? तो मशीन ए पर भी 12 घंटे काम कर सकता है और मशीन बी पर भी 12 घंटे काम कर सकता है, 12 घंटे से कम भी कर सकता है। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे? 12 घंटे। तो अब हमें बनानी पड़ेगी इक्वेशंस। मैं इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो, तो सबसे पहला प्रॉफिट z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना हो गया? 17.5x प्लस में 7y, x 7y। ठीक है, इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन x प्लस 3y 12। अब ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? मैंने आपको बताया था जब एटलीस्ट होगा, कम से कम तो ग्रेटर देन, ऐसे याद रखो, कम है तो ग्रेटर देन, ज़्यादा से ज़्यादा है तो लेस देन। लेक्चर 1 या फर्स्ट सेकंड था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर था, उसमें बोला था एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में। एटलीस्ट मीन्स कम, मैंने बोला मेरे पास 10 रुपये हैं, तो कम से कम मेरे पास 10 रुपये हैं, तो 10 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 12, उससे कम तो हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, उससे कम तो कुछ भी हो सकते हैं। मैक्सिमम 12, इससे कम कुछ भी। इसमें गड़बड़ी मत कर देना, इसमें अगर आपने गलती कर दी ना तो नैया डूब जाएगी आपकी, साथ में फिर मेरी भी डूबेगी, क्योंकि फिर मुझे आएगा गुस्सा कि आप लोग इतना सिखाने के बाद भी अगर आप गलती करोगे तो कैसे काम बनेगा। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे पास? 3x प्लस वाई, ये भी 12 घंटे काम कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम 12 घंटे से कम तो कुछ कितना भी कर सकता है। 8 घंटे काम कर सकता है, 9 घंटे काम कर सकता है, 10 घंटे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आ गई बात? सो दिस इज़, और हमारे पास x और y हमारे पास क्या होने वाले हैं? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखिए, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे अब इजीली से। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लो, इक्वेशंस बना लो काफ़ी सारी। कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे कभी भी कमेंट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। डो नॉट वरी, मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, इनफेरो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के नाम से है, वहाँ पे आप डाउट क्लियर कर दें। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन का क्वेश्चन होगा, और उस अनबाउंडेड सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर लाइन अंदर से पास होगी तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। आज हमने क्या देखा था कि जो लाइन बाहर से पास हो रही है ना, कल की क्लास में था जो बाहर से पास हो रही थी, लेकिन आज हमें क्या देखेंगे अगली क्लास में कि अंदर से पास हो रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन पे जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर फिनिश। फिर आपका काम होगा, सिर्फ आपका काम, कि आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितना हो सके। अगर आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करानी चाहिए तो मुझे वही बता देना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप सो यू ऑल एंजॉयड इट। सो मिलते हैं अगली क्लास में एक अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।